मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त प्रशासन, प्रदेश भर में ताबड़तोड़ मारे जा रहे छापे। एक बार के बाद दोबारा मिलावट मिलाने पर होगी राष्ट्र की कार्रवाई। ग्वालियर आरपीएफ ने ट्रेन में यात्रियों का सामान उड़ाने वाले 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एसी कोच में वारदात के बाद भागने के फिराक में थे चोर। पत्थलगांव में हाथियों का कहर जारी। हाथियों ने तबाह किए गांव के कच्चे घर। हाथियों के उत्पात के बीच दहशत में जी रहे हैं गांव वाले। भोपाल में बाघ मूवमेंट पर नजर रखने वालों की हालत पस्त। बाघ ने अमले को जमकर थकाया। बाघ को शहरी इलाके से दूर रखने की हो रही है कवायद। और दीपावली के जश्न में डूबा देश। आज मनाया जा रहा है रूप चौदस। खुद को सजाने संवारने में जुटी महिलाएं। जनता मांगे जवाब। स्पॉन्सर्ड बाय सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। तो कुछ पाने की आशा लेकर कितना कुछ है मैंने खोया। वो डाली एक पेड़ से टूटी, मैं जड़ से ही टूट गया। कहते हैं बरगद बूढ़ा हो जाए तब भी वह छांव ही देता है। लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ती भागती पीढ़ी को यह बात समझ में नहीं आ रही है। वो दिन चले गए, वो लम्हे गुजर गए जब बुजुर्गों के साये में बचपन फला फूला करता था। अब बुजुर्ग वृद्धाश्रम में नजर आते हैं और बचपन कंप्यूटर और वीडियो गेम के बीच नजर आता है। आधुनिकता का लबादा ओढ़े हमारा समाज, हमारा परिवार बुजुर्गों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। परिवार में बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा करने के बजाय उन्हें बेजुबान बना दिया जाता है। उनका बोलना खलल समझा जाता है। आलम यह है कि आज वृद्धाश्रमों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, बड़े बुजुर्गों के सम्मान का ग्राफ भी उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा है। इस सच्चाई को से कोई मुकर नहीं सकता कि आज की भौतिक चकाचौंध ने नैतिकता को कुचल दिया है। ऐसे में कहना यही होगा कि निगल देती है लड़कों को आज की रंगीनियां। फिर भी न जाने किस आस में बुढ़िया घर बनाती है। तो मां की महत्ता पर मुनव्वर राणा ने बखूबी फरमाया है, मेरे घर के हिस्से में हुए तो किसी के हिस्से में जमीन आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में मां आई। लेकिन आज के जमाने में समाज की बदनसीबी तो देखिए। इसी मां को आज उसका बेटा ही घर से धक्के मारकर वृद्धाश्रम की दहलीज पर पहुंचा रहा है, जहां उन बूढ़े माँ बाप की दीपावली इस बार भी अपनों के बिना ही मनेगी। दीपों की इस उत्सव पर जहां पूरा जहान रोशन होगा, वहीं उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, क्योंकि उन्हें घर के चिराग ने ही बेघर जो कर रखा है। वो बरसों से वृद्धाश्रम में किसी तरह अपने आखिरी दिन बिता रहे हैं। बेशक उन्हें यह हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं देने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन फिर भी मन के एक कोने में कहीं न कहीं दर्द का अंबार भरा है, जो दर्द उनके अपनों ने ही दिया है। लगता है आज रिश्तों की कसौटी केवल धन दौलत ही रह गई है। जहां भरी हो थैली तो औलाद भी अपनी, जैसे जुमले जब तब असली जिंदगी में सच होते दिखाई दे रहे हैं। दर्द की दिवाली, कहीं दीप जलेंगे, कहीं जलेंगे दिल, कहीं मनेंगी खुशियां, कहीं अपनों की बेरहमी से बहेंगी खून के आंसुओं की नदियां। बच्चों की बाट जोहती ये बदनसीब बूढ़ी निगाहें, आंखों में उमड़ता दर्द का समंदर, टूटती सांसों से सुनाई देती सगे संबंधों से मिले सितम की टीस, अपनों के बेगाने बनने की दास्तां सुनाता मुरझाया झुर्रीदार चेहरा, और उम्र के आखिरी पड़ाव में
जिगर के टुकड़े से मिले जख्म से लड़खड़ाते ये कदम आज सवाल कर रहे हैं। अपनेपन को तरसता अपनापन लुटाने वाला ये असहाय और अभागी पिता कुछ पूछ रहा है कि क्या तुम भूल गए हो वो पल जब तुमने मेरी गोदी में दुनिया देखी थी? तुम भूल गए हो वो पल जब तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को मैंने उंगलियां थाम कर चलना सिखाया था? तुम भूल गए हो जब मैं काम से थका हारा लौटकर भी तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाता था? शायद तुम भूल गए हो जब तुम्हें दिवाली के पटाखों से डर लगता था तो मैं रात भर जागकर तुम्हें लोरी सुनाया करता था। लेकिन शायद अब तुम बड़े हो गए हो और मैं अकेला, आज मेरे कांपते हाथ तुम्हारी उंगलियों को ढूंढते हैं। जब इस भरे जमाने में खुद को अकेला पाकर घबरा सा जाता हूँ, बेसहारा ही बिखर जाता हूँ। जी हाँ, ये दर्द, ये दुखड़ा, ये दुर्दशा और ये दुर्भाग्य राजधानी भोपाल के हर उस बागवां का है जिसके अपने ही बेरहम और बेदर्द बेटे ने बुढ़ापे में दर-दर की ठोकर खाने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है। भोपाल ही क्यों, देवास से लेकर देश के कोने कोने में ऐसे कई बेबस और बेसहारा बागवां की व्यथा सुनने को मिल जाएगी। तुम अपना अंजाम कर लेना, नहीं तुम्हारा सामान सड़क पे फेंक दूंगा। मैंने फेंक के देखना। तो इस तरह की बातचीत हुई तो बहू वहाँ हंस रही और जो मेरे को घसीट रहा। अच्छे हम मेरी पत्नी 7-8 दिन पहले से ही पकवान बनाना चालू कर देती थी, लिपाई पुताई और नए नए वस्त्र बच्चों के लिए, सबके लिए, और बड़े उत्साह के साथ हर त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। और चाहते हो अब वैसे त्योहार फिर मनाया जाए, आपके बच्चे लेने आए आप। वाकई दिखावे की इस दुनिया का दस्तूर भी बड़ा निराला है। जिसने ताउम्र दुलार दिया, बदले में उसे मिली तो सिर्फ दुत्कार, साथ में 1000 दुश्वारियां। बचपन में जिन्होंने सारे कष्टों को अकेले ही सहते हुए अपने 4 बेटों को एक कमरे में पाला पोसा, आज उन 4 बेटों के बड़े बड़े बंगलों में उन माँ बाप के लिए एक कोना भी कम पड़ रहा है। आखिर कैसे किसी के कलेजे का टुकड़ा इतना कठोर और निष्ठुर हो सकता है? यही सोच सोचकर इंदौर के वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी के अंतिम दिन बिता रही इन बुजुर्ग महिलाओं की आंखें भी सूख चुकी हैं। शांत हो गए 5-6 साल हो गए, उसके बाद में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, पैसे अटके का इसका उसका। आप घर से त्रस्त होकर यहाँ पे आई हैं? हाँ। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। घर पे आपको नहीं था परिवार, बहू के ताने? सब परिवार में इतनी लड़ाई झगड़ा थी कि रहने की इच्छा ही नहीं होती थी मेरी। बुरा तो लगता है, क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं। किस तरह से परेशान करते थे आपको घर पे, जो आपको यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है? रोटी लड़ाई झगड़े करते थे। हर बात में परेशान करते थे। ऐसा लगता है आपने अपने बेटे को इतना बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन आज जब आपको उसकी जरूरत है तब वो उस तरह से करता है, कितना बुरा लगता है। क्या चाहते हैं आज आपका दिल क्या कहता है? लगते हैं बच्चों को दुराशीषें देती हैं, अंदर पे आंदरा जो दुराशीषें दे रही हैं, शीशा थोड़ी मिलती हैं। बच्चे खराब है तो दुराशीषें ले रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता। दूसरे जो बेटे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इस तरह से माँ बाप को रखें अपने? कुछ कहना चाहती हूँ। आपका नाम बता दीजिए। राजेंद्र कौर। यहाँ हर एक की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इनमें एक बड़ी समानता भी है। यहाँ हर कोई अपनों का सताया हुआ है, क्योंकि आज ये कड़वा सच हमारे समाज के अनगिनत घरों की असल कहानी बनता जा रहा है।
पैसा अंधकार बनकर रिश्तों की गरिमा को ग्रहण लगा रहा है और समाज शहर में ओल्ड एज होम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यकीन मानिए, इन ओल्ड एज होम के दरवाजे पर खड़े बाहर निहारते बूढ़े माता पिता की उदास आंखों में उभरते हजारों सवाल आपको भी दिखाई देंगे। आखिर किस अपराध की सजा दी जा रही है इन्हें? क्या इनका कसूर सिर्फ यही है कि उन्होंने माँ बाप बनकर अपना दायित्व बखूबी निभाया? लेकिन अफसोस, आधुनिकता की अंधी आंधी में अंधे हो चुके उनके अपने अभी भी अनजान बने हुए हैं। वो कैसे भूल जाते हैं कि माँ के दूध का कर्ज और बाप के फर्ज का हिसाब तो मरकर भी चुकाया नहीं जा सकता। भोपाल से अजय शर्मा, इंदौर से दीपिका अग्रवाल और देवास से अरविंद चौकसे के साथ मयंक शुक्ला, भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल सिंह कुशवाहा के साथ अजय शर्मा। तो जब खून के रिश्ते ही खून के आंसू बहाने पर करे मजबूर, बेरहम बेटा बूढ़े माँ बाप को खुद से कर दे बहुत दूर और तन्हाई का तोहफा देकर उनके हर त्योहार को बना दे मनहूस, तो सवाल उठते हैं। क्या पश्चिमी सभ्यता के चलते संवेदनहीन हो रही हैं औलादें? जिन उंगलियों ने हमेशा सहारा दिया, आज वो खुद क्यों हो रहे बेसहारा? क्या माँ बाप को वाजिब सम्मान दिलाने के लिए और भी सख्त कानून की है दरकार? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ हैं श्री आर.के. शुक्ला जी, समाजशास्त्री। आर.के. शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं सुश्री माधवी मिश्रा जी, आश्रम संचालिका हैं, जो एक वृद्धाश्रम खुद संचालित करती हैं। माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कृष्ण मुरारी शर्मा, वृद्धाश्रम में रहने वाले, अपने बेटों के सताए पीड़ित, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए प्रवीण शुक्ला, जिन आपका भी शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला हमारा सवाल शुक्ला जी, समाजशास्त्री जी से है। आप जो ये लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही, वृद्धाश्रमों में रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही, इसको आप किस रूप में लिखते हैं? क्या यह आधुनिकता की चकाचौंध के चलते ये सब हो रहा है? त्रिपाठी जी, इसका कारण ये है कि पहले हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, जिसमें कि हम मिलजुल कर चाचा ताऊ सब रहते थे और बच्चों को उनका प्यार मिलता था, संस्कार मिलते थे। धीरे धीरे जो ये एकल परिवार की तरफ हुए, जो पारिवारिक विघटन हुआ और जो पश्चिमी सभ्यता का जो यहाँ पर पदार्पण हुआ भारतीय परिवेश में, तो उससे पहले हमारा ये जो चिंतन था भारतीय दर्शन, कि हमारा जो जीवन था बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए था। अगर आप देखें, उस समय के लोगों ने कभी भी अपने जीवन को नहीं देखा, पहले वो अपने बच्चों के लिए करते रहे। जब वो समय आया तो बुजुर्गों का करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका वही मूल्य उन्होंने माने। भारतीय मूल्यों में हमेशा दूसरे के लिए जीना, त्याग करने पर बहुत। लेकिन ये मूल्य क्यों खत्म होते जा रहे हैं शुक्ला जी? ये मूल्य इसलिए खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि एक तो हमने आपको बताया, जो एकल परिवार में कुछ तो समस्याएं भी हैं। जो ये मल्टीनेशनल्स का जो बड़े बड़े जो पैकेज हैं, उसमें बच्चों का जाना, उनकी पत्नियों का भी एम्प्लॉयड होना। तो सच बात ये, एक बड़ी वजह ये भी है कि कई बार उनके पास समय ही नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं जानता हूँ कई मल्टीनेशनल्स ऐसे हैं जहाँ जाने का तो समय है, लेकिन वो कब लौटेंगे, खासकर बड़े शहरों में अगर हम बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह की बात करें, तो कब लौटेंगे इसका कोई पता नहीं। इसलिए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक दिया? नहीं, इसलिए नहीं फेंक दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने जो कहते हैं जीवन की आपाधापी में उनसे इतना दूरी महसूस कर रहे हैं, उनके बीच में संवादहीनता भी है। ऐसा नहीं है, मेरी कई सवाल वही है, अगर दिल से है, माँ बाप के लिए दिल में अगर आदर है, सम्मान है, तो सारा समय मल्टीनेशनल नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं तो भी वो उनके लिए समय निकाल ही लेते हैं। कभी हो सकता है ऐसे भी माँ बाप हों जो इसी तरह बड़ी कंपनियों में काम करते रहे हो, लेकिन अपने 1 साल 2 साल के बच्चे के लिए तो समय निकालते रहे हैं ना शुक्ला जी? नहीं, उसका रीजन ये भी है कि चूंकि उन्होंने जो अपना होता है ना कि अपने गांव की मिट्टी या अपने मिट्टी से जो छोड़ देना, उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर वो इस तरह से माँ बाप के साथ रहेंगे या जो एक विशेष किस्म की
जो आजकल कल्चर हो गया है उसमें पश्चिमी सभ्यता के हाव भाव से नहीं रहेंगे, रात की ड्रिंक पार्टी में नहीं जाएंगे, तो शायद वो उतने ज़्यादा प्रगतिशील नहीं कहे जाएंगे। तो उस प्रगतिशील की होड़ में उन्होंने इसको भी समझा है कि शायद माँ बाप को छोड़ देना भी बड़ी भारी प्रगतिशीलता। बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, माँ बाप को छोड़ देना प्रगतिशीलता। मैंने उसी प्रगतिशीलता के चलते लगातार वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही, वृद्धाश्रमों में रहने वालों की संख्या बढ़ रही, आश्रय लेने वालों की संख्या बढ़ रही। हमारे साथ प्रवीण शुक्ला जी हैं। प्रवीण जी, आपने अपनी कलम से कई बार इस तरह की कहानियों को आपने निखारा है, लोगों के पास जताया है, आपने उजागर किया है, ऐसे परिवारों को भी उजागर किया है जिनके परिवार के बच्चे उनके आलीशान जीवन जीते हैं लेकिन उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या कहना है आपको? क्या यह आधुनिकता की पर्याय है या और भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है? इसमें दोनों बातें हैं जी। संस्कार जी भी है इसमें और परिस्थितियां भी हैं जी। जहाँ तक वृद्धाश्रम की आपने बात की है, वृद्धाश्रम के बारे में बताऊं, जो कुछ भी आंकड़े अभी आपके सामने आ रहे हैं जी। ये आवश्यक नहीं है कि वो सब कुछ सही है जी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं जी। और उसमें फर्जी आंकड़े दे रहे हैं कि 400 लोग 400 वृद्ध हमारे यहाँ हैं जी, लेकिन कुल मिलाकर के 25 बैठे हुए हैं वहाँ पर। लेकिन 25 तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं निश्चित रूप से जी। अब हमारा यहाँ शुक्ला जी इस बात का है, माँ बाप को तिरस्कृत करने वाले उन बेटों को लेकर के है। मैं वही कह रहा भले था 10 की संख्या हो या 1000 की हो, उन 25 में से भी तिरस्कृत करने वालों की संख्या आप मान लीजिए आधी होगी जी, लेकिन आधी जो संख्या है जी, वो उन्हीं माँ बाप द्वारा बनाई गई है। हम चाहते थे कि हमारा बेटा ब्रिटेन में जाए जी, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में जाए, खूब पढ़े लिखे, और हमारी छाती चौड़ी हो जाती थी जब वो पढ़ लिख करके वो विदेश चल जाता था जी। आज जब दिवाली और होली पर कोई हम बैठते हमारे घर में कोई नहीं होता, वो भी हमारे वृद्धाश्रम जैसा ही होता है हमारे लिए। वृद्धाश्रम कोई अलग से नहीं है। हाँ, जो सताए हुए लोग हैं जी, सताए लोग, उनके साथ सहानुभूति जरूर होना चाहिए। अगर आप अपेक्षा करते हैं वृद्धाश्रम संचालकों से, अगर आप अपेक्षा करते हैं सरकार से, तो वो केवल परिस्थितियों को अवसर सुलभ करा सकते हैं आपको। सहानुभूति जो है वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती, वो केवल आपके जो आत्मीय होते हैं वो ही दे सकते हैं, इसके अलावा। लेकिन वो संस्कार कहाँ से लाएंगे? और फिर कहने के लिए तो हम कई बातें ऐसी कहते हैं, युगों युगों से चला आ रहा है। श्रवण कुमार का नाम लेते हैं कि उसने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की जो आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या श्रवण कुमार के साथ परिवार था क्या? शुक्ला जी, हमारा यहाँ सवाल आपसे ये है कि ये जो संख्या लगातार वृद्धाश्रम में बढ़ती जा रही, फर्जी बात अलग है, बढ़ती जा रही, वास्तविक में भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि आधे लोगों ने खुद अपने बच्चों को विदेशों में भेजकर, मल्टीनेशनल कंपनी में भेजकर इस दुर्गति को प्राप्त हो गए, खुद आपने कहा। दूसरा, जो वाकई में यहाँ हैं, जिनके पास पूरा समय है, वो भी आपको मैंने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं, कई आश्रमों की दिखाई हैं, जिनके उनके आलीशान मकान है लेकिन एक कोने में अपनी माँ को रखने के लिए जगह नहीं है। उसमें संस्कार आड़े आते हैं जी। संस्कार बच्चों को कौन देगा? जी। संस्कार तो माँ बाप ही देंगे ना। जी। तो क्यों नहीं दिया आपने उनको संस्कार? कोई बाजार में खरीदने की में चीज है कि वो मल्टीनेशनल कंपनी उनको मुहैया कराएगी या कहीं बाजार से आप खरीद के ले आएंगे? जब आपने उनको संस्कार नहीं दिया तो उनसे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं आपके वो हमें उस नजर से देखें, श्रवण कुमार की नजर से देखें? जी, ऐसा नहीं हो सकता। जी प्रवीण जी, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक दमोह से दर्शक हैं, प्रदीप। प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, जिस तरह आज बच्चों के जीवित रहते माँ बाप अनाथों के समान वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं, इसके पीछे हम इन 3 कारणों में से क्या माने? क्या माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये दोषी संतान है, ये इनको समाज, कानून और पुलिस का भय नहीं रह गया, या फिर हम तीसरे नंबर है माने कि पश्चिमी सभ्यता को हमारा समाज आत्मसात कर चुका है या चरण में ला चुका है? जी प्रदीप जी। प्रवीण शुक्ला जी, हम चाहेंगे आप ही इनका उत्तर दे दें। नहीं, बात वहीं आती है, संस्कार की बात आती है। अगर संस्कार नहीं होंगे तो ये सारी बातें हो ही नहीं सकती हैं। जी, लेकिन संस्कार दोषी है यहाँ। संस्कार दोषी है, व्यवस्थाएं दोषी नहीं, परिस्थितियां जो हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जी शुक्ला जी। हमारे साथ एक और दर्शक है सिलवानी से, राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें।
जी मैं सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस के जी सबसे पहले तो स्वराज एक्सप्रेस के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा जी कि क्या तेरी तारीफ करूं, अल्फाज नहीं मिलते जी, हर एक चैनल को ऐसे अंदाज नहीं मिलते जी आप हमेशा बहुत महत्वपूर्ण विषय लाते हैं जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका जी। जिसमें सार्वजनिक चर्चा होती है जी आज मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय से जानना चाहूंगा जी कि आज जो वृद्ध लोगों की अवस्था है इसके लिए मैं समझता हूं कि वही उसके लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल सही आपने कहा, वो भी यही कह रहे हैं, संस्कार को ही आड़े रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं गुना से मोहन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता कट गया। माधुरी जी आप लंबे समय से, मैंने खुद देखा है आपको, मैंने कई बार आपके वृद्धाश्रम में आकर के हम सपरिवार, हमारी माता जी थी तब थी, कई बार हमने आपके यहाँ शरीक भी हुए हैं, देखा भी है आपने किस तरह से वृद्धजनों की सेवा करते हुए देखा है जब आप 5 नंबर के पास रहती थी, अब आपने अलग। क्या लगता है आपको, क्यों आपने सारा कुछ आपको अनुभव है, ऐसे क्यों सताते हैं लोग अपने बच्चे, खुद के बच्चे अपने माँ बाप को? क्या वजह है, आप इसमें पूरे उसमें क्या पाते हैं? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जो आज हमारे बच्चों में पाश्चात्य सभ्यता की हम बात कर रहे हैं या रहन सहन का बदलाव जो तेजी से बढ़ा है बच्चों का, व्यवस्थाएं सुविधाएं कुछ अलग तरह से हमारे समाज में आई हैं। पहले तो ऐसा होता था एक दादा दादी होते थे, जब तक बच्चा या माता पिता बिना बात किए उनसे पूछे ताछे घर के बाहर नहीं निकलते थे। आज दादा दादी, अगर एक कॉलोनी का भी कोई बुजुर्ग बंदा होता था, वो किसी चौराहे पर भी बैठा होता था, हम रास्ते से निकलते थे तो हम उसको बड़े सम्मान से रिस्पेक्ट करते थे, बाबूजी प्रणाम, बाबूजी थोड़ा मैं इधर जा रहा था, बाबूजी थोड़ा उधर जा रहा था। एक छोटा सा वाद संवाद जो होता था उससे उस माता पिता को बड़ा अपनापन का अनुभव होता था और उन्हें लगता था आज भी बच्चे मेरी बात सुनते हैं, मुझे बता के जाते हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आज समाज में कहीं लुप्त हो गई। बच्चे बताना नहीं चाहते, उनका पहनना ओढ़ना विचित्र हो गया, क्योंकि हमारे जो माता पिता थे आज से 50-55 साल पुरानी मानसिकता में जीते थे। आज बदलाव हुआ, पहनने ओढ़ने में बदलाव हुआ, बच्चों की बातचीत में बदलाव हुआ, माता पिता के साथ भी बच्चे इतना खुल के बाहर आते, खुल के बातें करते। पहले हम, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी 50 के आसपास हूं, मैं भी बड़े संस्कार में और बड़े डर डर के अपना बचपन गुजारी कि कहीं दादाजी को बुरा ना लग जाए, दादी को ना लग जाए, ताऊ जी को ना लग जाए, ताई जी। एक संयुक्त परिवार होता था, उसमें बच्चों को कोई डांट फटकार का कोई डर नहीं होता था कि कुछ गलती करेंगे तो दादाजी संभाल लेंगे, ताऊ जी संभाल लेंगे। आज ये परिस्थितियां बदल गई हैं और बस माँ बाप को जो सम्मान की बात करते हैं, संस्कार तो कल भी देते थे हम, आज भी देते हैं। जो कहा जाए विनाश काल विपरीत बुद्धि, थोड़े से समय के लिए हमारे बच्चों की बुद्धि विनाश की ओर चली गई और हमारे माता पिता कल भी संस्कारी थे, हमको संस्कार दिए हैं और आज भी नई पीढ़ी के माता पिता भी बच्चों को पर्याप्त संस्कार दे रहे हैं। ये हमारे बच्चों का भटकाव है, बच्चों का अपना सोचने समझने का नजरिया है, जिसके कारण कपूत कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, एक कल्पना ही नहीं होती इस बात की। क्योंकि अगर हम बात करें, मैं भी चाहूंगी कि मेरी माँ मेरी नजरों के सामने रहे, हर बंदा चाहता है, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा हो। लेकिन आज जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, बच्चों की बुद्धि विनाश की ओर जो जा रही है, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है और हर माता पिता माधुरी जी, हम आपके पास फिर आएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, इतने सालों से आप वृद्धाश्रम चला रही हैं, आपके ऐसे दर्द भरे एक आध दो किस्से आपसे सुनना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, ऐसे बच्चों को सुनाना चाहेंगे जो हो सकता है अगर भटकाव की स्थिति में हो तो वापस आ जाएं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं हरदा से, शैलेंद्र जी आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। लगता है हरदा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आगर मालवा से हमारे साथ सतीश जी हैं। सतीश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। बड़ा संयोग बना है कि आज सभी लोग कर्मा समाज ब्राह्मण समाज से 5 ही, आप सहित त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन एक ही है कि वो मैं भी ब्राह्मण ही हूँ और संस्कार अपने सभी समाजों में संस्कार। लेकिन सतीश जी मैं बता दूं कि ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है इसमें कोई जाति पात वाला सब्जेक्ट नहीं है। हर तरह, हर परिवार में, हर जाति में कपूत भी होते हैं और सपूत भी होते हैं।
हो रहा है कि अपने समाज के व्यक्ति शर्मा जी जो पीड़ित हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और यहाँ पर औलाद लड़कों की गलती नहीं होती है, गलती होती है जो संस्कारित महिलाएं जो आती हैं। मैं सभी महिलाओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बाकी क्या है कि उनको एक खुलापन महसूस चाहिए, कोई रोक टोक पसंद नहीं आज के जमाने में। नहीं तो पहले तो क्या था कि एक परिवार में 20-20 लोग रहते थे, वो 20-20 लोग एक मतलब की जगह नहीं रहती थी सोने की, ऐसी स्थिति रहती थी, पर वो परिवार सम्मिलित होकर चलता था। आज ये स्थिति है कि महिला आई शादी होके, उसका एक बेडरूम अलग, बच्चा बड़ा हुआ उसका रूम अलग। ये तो मतलब आपका कहना यह है कि अलग जो महिलाएं इसकी ज्यादा दोषी हैं, मतलब बेटे की पत्नियां बहुएं ज्यादा दोषी हैं, आपका कहने का मतलब? जी मेरा वही कहना है। वो संस्कार उनको देना जरूरी है। जब विदा करता है पिता तो उसको ये कहना चाहिए बेटे को, माने पिता को अपनी बेटी को संस्कार दे, तो शायद इस तरह की वृद्धाश्रमों की जो बाढ़ आती जा रही है वो कम हो जाएगी। हमारे साथ एक और दर्शक है खरगोन से हमारे दर्शक है मिस्टर SP मिश्रा जी। मिश्रा जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें, संक्षेप में सवाल करें। सर मेरा ये कहना है कि आज के डेट में जो है सरकार भी कुछ न कुछ जो है इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही है जी। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है अगर उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो वो अपने बीवी बच्चों को देखेगा कि अपने माता पिता को देखेगा? आपको क्या लगता है किसको देखना चाहिए? मुझे तो ये ऐसा लगता है कि सरकार अगर कुछ सहयोग करे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है इधर उधर घूम रहे हैं और सरकार उन्हें सर्विस नहीं दे यह संस्कार की बात है। यहाँ सरकार सहयोग, किसी ने अगर बच्चा पैदा किया है और बच्चे को बड़ा किया है तो सरकार से पूछ के नहीं हुआ था। ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्या सोचना है कि माँ बाप की सेवा करे या पत्नी बच्चों के साथ रहे? मेरा ये सोचना यही है कि माँ बाप की सेवा करते हुए कम से कम अब उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पत्नी की भी सेवा करे, अपने बाल बच्चों की सेवा करे। इस महंगाई के जमाने में अगर वो अपने बीवी बच्चों को नहीं देखेगा, केवल माता पिता को ही देखेगा, तो फिर क्या करेगा वो? चलिए हमारे साथ शुक्ला जी है, समाजशास्त्री, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर आप सुने तो। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे पास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ IAS अफसर, IPS अफसर, बड़े बड़े सीनियर क्लास 1 ऑफिसर, उनके भी माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, कहीं दूर नहीं। अगर हम भोपाल में भी कहें तो ऐसे कई वृद्धाश्रम से हुआ है। महिला अध्ययन विभाग बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने वृद्धाश्रम के कार्य प्रणाली पर वृद्धों से मिलकर के एक शोध परियोजना शुरू करी थी, जिसके की सुझावों को, जिसकी की पूरी परियोजना के संबंध में विस्तृत रूप से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया गया था। उसमें ये निकल के आया था कि इसका केवल आर्थिक स्थिति से ही संबंध नहीं है, ये भावनात्मक चीज है, इसका संस्कृत से मतलब है, इसका मानसिकता से मतलब है, इसका उनके संबंध से मतलब है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि केवल पैसे। शुक्ला जी बिल्कुल आपने सही बता दिया। हमारे साथ शर्मा जी हैं, पीड़ित नहीं कह सकते हैं, दुर्भाग्य है उनके साथ ही। शर्मा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? मेरे 2 बच्चियां बड़ी हैं, उनसे छोटे 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा कानपुर में है जी। बड़ा बच्चा इंदौर में है जी। छोटा कानपुर में है जी। और बड़ी बच्ची बैतूल में है, छोटी बच्ची सीहोर में है, पार्षद है, और सब वेल टू डू है। और सब थोड़ा सा शर्मा जी हम ये भी जानना चाहेंगे, बड़ा बेटा किस जॉब में है, छोटा बेटा क्या कर रहा है? कमर्शियल डिजाइनर है जी। और छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है जी कानपुर में जी। बड़ी बच्ची लैंडलॉर्ड पार्टी है, वकील है दामाद जी। और छोटे दामाद भी सीहोर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं जी। तो और बेटी भी पार्षद है जी। बेटी भी पार्षद है आपकी? हाँ बेटी पार्षद है सीहोर में जी। तो अब सवाल ये दुर्भाग्य की बात है जी। जहाँ तक अभी एक प्रश्न आया था संस्कार का, एक्चुअली व्हाट इज मीन्ड संस्कार? संस्कार है क्या? संस्कार हमारे सभ्यता, हमारे आचरण, हमारे बोलचाल, रहन सहन, खान पान का जो दिग्दर्शन है, इट गिव्स अस कल्चर और संस्कार, राइट्स, उससे हमको मिलते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में संस्कार मिलते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है, घर पर गुरुजनों को प्रणाम करो, मोहल्ले में अदब से बात करो, बाद में फिर उनका अन्न का चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार,
वैवाहिक संस्कार इत्यादि ये सब करते हैं। तो ये संस्कार तो है। मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि खिदमत अपने बुजुर्गों की बंदगी है खुदा की। खिदमत अपने बुजुर्गों की बंदगी है खुदा की, वरना तो यारो औलाद के मायने क्या हैं, मजहब के मायने क्या हैं। बिल्कुल शर्मा जी, आप कभी भी हैं, आपको आपका दिल कचोटता है। आप यहाँ वृद्धाश्रम में, कल दीपावली है, आपके अपने बेटे अपनी बेटियां आपके साथ नहीं। आपका कितना, आपने बताया भी है कि 7 दिन पहले 8 दिन पहले से आपकी पत्नी पकवान बनाना शुरू कर देती थी, फिर आपके आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ गए थे, आपने पूरी बात नहीं बताई थी। थोड़ा मैं चाहूंगा कि हाँ, अगर आप बात बताएंगे किस तरह से आपको पीड़ा हो रही है, तो कम से कम हो सकता है कुछ ऐसे कपूत हो जो सपूत बन जाए। देखिएगा, मैं तो कविता के माध्यम से भी अगर थोड़ा बहुत। मैं इटारसी होशंगाबाद में वकील रहा, मेरा जीवन ही वकालत में गया। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, मैं भोपाल लाया और भोपाल में पंडित खुशीलाल जी शर्मा जी के हॉस्पिटल में एडमिट किया। दोनों बच्चों को फ़ोन किया कि लास्ट स्टेज है, आप अपनी मदर को देखने आ जाओ। दोनों बच्चों ने जवाब नहीं दिया। हमारी दोनों बहू रानियाँ जो अच्छी क्वालिफाइड हैं, उनका जवाब आया कि दीपावली का टाइम है, हमारी शुभकामनाएं, मम्मी जी अच्छी हो जाएंगी, आप रोइए मती। और वो देखने नहीं आया और 5वें दिन बाद वो हमारी मिसेस मर गई और मेरा कोई नहीं था। मैं उनको अकेला लेकर के परेशान था। अपना घर वृद्धाश्रम की संचालिका महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। ये अगर नहीं होती तो मेरी पत्नी तो मरे गई थी, मैं भी मर जाता। ये अगर नहीं संभालती उस वक्त, तब से मैं यहाँ हूँ। अब आपका मन कितना कचोटता है अपने बेटे और उनको लेके? आपको आज दुख लग रहा है कि आप साथ में नहीं हैं दीपावली? वो सवाल ये है कि 15 साल हो गए, बच्चों ने हमें तिरस्कार कर दिया। उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हम बाधक थे। उन्होंने देखा कि अब पिताजी तो वकील है, वकालत भी छोड़ दी, पैसा दे परिवार में लगा दिया, तो इनकी सेवा कौन करेगा। पत्नियां ऐसे परिवारों की आई, जबकि हमारे बच्चों का नाम है मनोज विनोद, लेकिन वो इतने आज्ञाकारी थे कि हम दोनों ने उनका नाम राम और लक्ष्मण रखा शादी तक। उसके बाद वो रावण और कुंभकर्ण हो गए। तो अब इस संस्कार को हम क्या करें? वो होता है ना सत्संग और कुसंग। वो पत्नी के संस्कार ठीक नहीं थे, वो उनको मोल्ड नहीं कर पाए, पत्नी उनको राइट पाथ पे नहीं ला पाई। इस प्रकार से ये डिस्टर्बेंस ऑफ लाइफ। तो आप कविता के माध्यम से, आप बहुत अच्छे कवि भी हैं, मैंने सुना है, थोड़ा कविता के माध्यम से कोई अपने बच्चों को संदेश, अपनी बेटियों को संदेश देंगे? मैं देखिएगा व्यंगकार हूँ और मैं उन बच्चों को तो इतना ही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दरअसल क्या है, 15 साल से, व्यंग ही कर दीजिए, 15 वर्षों से हमने उनको तिलांजलि दे रखी है, उन्होंने हमको तिलांजलि दे रखी है। खून का रिश्ता तो है, लेकिन भावनात्मक और व्यावहारिक रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव फॉरगॉटन देम फॉर होल ऑफ माय लाइफ। जी नहीं, तो थोड़ा सा आप, हम चाह रहे हैं कि 2 लाइन जो आप लिखते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कभी बोलते हैं। मैं उनको क्या थोड़ा सा दर्शकों को बताने के लिए। एक चिराग सारे जहां को रोशन कर देता है। एक चिराग सारे जहां को रोशन कर देता है। ए जिंदगी नादां ए जुगनू, एक जुगनू सारे जंगल को रोशन कर देता है। ये जुगनू भी नहीं बन पाए, चिराग भी नहीं बन पाए, तो अब इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखूं, क्या उम्मीद रखूं। और दूसरी बात, मान लीजिए वो सौभाग्य से आश्रम में आ भी जाएं कि लेने के लिए कि आप चलिए, तो हम नहीं जाएंगे। मेरा मैं डिसाइड कर लिया है, संचालक मंडल को लिख के दे दिया है कि मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बच्चों को दोनों को उनको सूचना ना दी जाए, मैं उनका कंधा नहीं स्वीकार करना चाहिए। नहीं, आपने तो दे दिया। वो इसलिए दिया शायद आपके मन में, देखिए शर्मा जी, आज भी बेटा बेटा होता है बाप का, बाप हो सकता है, बेटा दूजा हो सकता है, लेकिन बाप नहीं होता है। आपके मन में जो क्लेश है, जो दर्द है, उसके कारण शायद आपने लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल यही लिखा है। हाँ, यही सही है। तो आज भी अगर वो बेटे आएंगे और बेटे को कष्ट होगा, तो शर्मा जी आज फिर आप
मन से दुआ आपके बेटे के लिए ही निकलेगी कि कम से कम वो अच्छे रखे, सुखी रखे, हम कैसे भी हैं? तो ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मैं तो अभी अब मेरी तो कल्पना लोक में ये बातें नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल दिमाग से उनको हटा दिया है। सिर्फ बच्चियां 2 मेरी आंखों के समान है, वो मेरा ख्याल रखती हैं, फोन से बात करती है। वो क्यों नहीं आपको ले गई अपने साथ? वो बच्चियां क्यों नहीं ले गई? हाँ देखिएगा, वो पढ़ाई है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सर्विस में नहीं है, दोनों दामाद वकील हैं। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति, मैं भी एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित हूँ, हम लोग बच्चियों के पास, ब्राह्मण हैं, बच्चियों के पास नहीं रह सकते, क्योंकि उनका जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, पति का प्रेशर रहेगा, ससुराल वालों का प्रेशर रहेगा, तो हम अपने स्वार्थ के लिए उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए मैं उनके पास रहना नहीं चाहता। मैंने उनसे कह भी दिया कि साल में 1 बार से ज़्यादा आना भी मत, ज़्यादा मोह रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मी जी चली गई, ये समझ लो आपके पापा जी भी चले गए। जी, हम प्रवीण शुक्ला के पास जाएंगे, लेकिन हमारे साथ और भी दर्शक हैं। दतिया से हैं मोनिका जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। मेरा अनुरोध है, मैं उन सभी बच्चों, आपका सवाल नहीं आ पा रहा, थोड़ा तेज बोलिए, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सभी बच्चों को अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने अपने माता पिता को घर से बेघर किया है, वो अपने माता पिता को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े पहले गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने गुरुओं और अपने माता पिताओं को अपने घर एक साथ रखें। जी माधुरी जी, हमारा भी यही संदेश है, इसीलिए मैंने आज दीपावली के 1 दिन पहले मैंने वृद्धाश्रम से जुड़े खबरों को लिया और आज मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरा भी ये संदेश है। धन्यवाद आपका, आपने संदेश दिया हमारे स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से, SK दुबे जी, स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। लगता है हमारा सागर संपर्क नहीं हो हमारे साथ एक और दर्शक हैं भोपाल से, संजय जी, स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। मेरा ये है कि सर, अब संस्कार जो होते हैं अपन अपने माँ बाप से जो लेते हैं वो संस्कार अच्छे देते हैं। क्या होता आजकल, क्या होता पहले हमारे पिताजी थे, तो हमारा कोई मोहल्ले वाला शिकायत करता था पिताजी को जाके, तो उनको लगता था कि दो ने मेरे लड़कों को गलती बताई है। और आज किसी की शिकायत कर दो माँ बाप से, तुम्हारा लड़का फलानी जगह सिगरेट पी रहा था, तो तुम ही से कहेगा आके कि तुम्हें क्या पड़ी, तुमको क्या दर्द हो रहा है, मेरा लड़का पी रहा है, तुम्हें क्या करना। बल्कि लड़के को डांटेंगे फिर जो उनको बताता है उसकी गलती लड़के की, तो उसको ही दोष देते हैं। मतलब संस्कार का दोष है। माधुरी जी, हम आपके पास थोड़ा सा अनुभव जानना चाहेंगे। आप इतने दिनों से आश्रम चला रही हैं, एक आध इस तरह के, जैसे अभी शर्मा जी का है, इस तरह 1-2 उदाहरण हम आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन प्रवीण शुक्ला जी, अभी आपने तो खैर एक दर्शक को सुना जिन्होंने कहा कि वाकई में संस्कार, जो आप बोल रहे थे कि संस्कार की गलती है, लेकिन यहाँ शर्मा जी आपके साथ हैं। एक संस्कार ये है कि मेरी बेटियां हैं, पराई हैं, उन्हें ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं रह सकता। संस्कार क्या आपको नहीं लगता है कि मनोज और विनोद, जिनको राम और लक्ष्मण वो बोलते थे, वो रावण और कुंभकर्ण हो गए? क्या संस्कार नहीं दिया होगा? यहाँ किसका दोष मानते हैं प्रवीण शुक्ला जी? देखिए, किसी का दोष नहीं, उनका दोष नहीं है बिल्कुल भी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारी ये जो उम्र होती है, ये वानप्रस्थ की उम्र होती है। अगर उस नज़रिए से आप देखेंगे तो वानप्रस्थ एक सामाजिक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को हम अब नकार चुके हैं। हमारी मुश्किल ये है कि जब हम बच्चों को आधुनिक शिक्षा के, पाश्चात्य शैली की शिक्षा देने में, उसमें जब हम उनको ढकेल देते हैं। नहीं, यहाँ शर्मा जी ने कहा पाश्चात्य शैली में धकेला, उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। वो एक की नौकरी, कोई विदेश नहीं चले गए, एक कानपुर में है, एक और इंदौर में है। यहाँ इंदौर से भोपाल कितनी दूर है शुक्ला जी? ठीक है, उनकी अपनी परिस्थिति, मैं बता रहा हूँ ना कि इस समय परिस्थितियां पूरी परिवर्तित हो चुकी। जिन परिस्थितियों को आप सामने रख करके सोच रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, वो परिस्थितियां अब रही नहीं है। अभी चर्चा में जिक्र आया था, संयुक्त परिवार का भी जिक्र आया था। संयुक्त परिवार में जो जिम्मेदारियां थी वो अलग अलग बटी हुई थी, और उन जिम्मेदारियों को हर आदमी निभाता था, इसलिए किसी बुजुर्ग को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। आज हमारी मुश्किल ये है कि पति पत्नी दोनों को सर्विस करना पड़ रही है, जॉब करना पड़ रहा है, तब जाकर घर की आर्थिक स्थिति संतुलित होती है, और नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो जो दिन भर बाहर रह करके सर्विस करेगा, जॉब करेगा, वो शाम को घर आएगा, अगर मान लो, तो क्या अपने बच्चों को संस्कार देगा, क्या अपने माँ बाप की सेवा कर पाएगा, क्या कर पाएगा? ये सब परिस्थितियों की देन है।
इसमें संतुलन बना है, ऐसा नहीं है। भावनाएं होती हैं और माता पिता के प्रति हर बच्चा सोचता है कि जो कुछ भी अच्छा बन सके वो करूं, लेकिन नहीं कर पाता, वो एक बात अलग है। उसमें हम किसी को कपूत भी कह देते हैं। हो सकता है कि वो उस विशेषण के लायक ना हो, कपूत नहीं बनना चाह रहा हो, लेकिन परिस्थितियों ने उसको कपूत बना दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये सारी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों की वजह से ऐसा होता है। ये सब होता रहा है। बिल्कुल, हम माधुरी जी के पास चलेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है जबलपुर से, आरपी तिवारी जी। तिवारी जी, आपका स्वागत है। सवाल करें संक्षेप में। जिसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए जी, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए, और जो मतलब सर्विस करते हैं पति पत्नी, है ना, माँ बाप के लिए आधी सैलरी उनकी सेवा के लिए देना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सुझाव दिया स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम। धन्यवाद। माधुरी जी, आप काफी समय से चला रही हैं, आपको अब कैसा लगता है? क्या यही बूढ़े और जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, यही आपको, मैंने सुना है कि आप उनको बच्चों जैसा रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने घर का नाम ही अपना घर रखा है। कोई भी माता पिता अपना घर बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, और अब उनको कहीं किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए या किसी शरणार्थी जगह में वो रहते हैं, तो उनको वही आभास होता है कि हम पराधीन हो गए। इसलिए जब अपना घर नाम से उनको लगता है कि वो अपने घर में पूरे स्वतंत्र हैं। हमारे घर में 25 माता पिता रहते हैं, और कुछ अपनी मानसिक संतुलन खो चुके हैं, कुछ कुष्ठ से पीड़ित हैं, कुछ कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ ऐसे हैं कि थोड़े से जिद्दी भी हैं। बहुत तरह की चीजों का सामंजस्य मिला के हमें काम करना पड़ता है। जो कुष्ठ से पीड़ित हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, उनके बच्चे उनसे मिलने आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। अभी एक दो मैं चाहूंगा कि ऐसे अभी 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ एक माता जी का देहांत हुआ। उनकी 3 दिन तक हम लोग डेड बॉडी रखे रहे। उनके माध्यम से ही हमें पता चला कि हमारे बच्चे सागर में हैं। मतलब मुश्किल से 2 या 3 घंटे की दूरी पे बच्चे थे उनके, पर हमको आश्वासन देते रहे, हम कल आ रहे हैं, सुबह आ जाएंगे, आप डेड बॉडी रखे रहिए। 3 दिन तक हमने उस माता को कष्ट में रखा, और 3 दिन तक हम डेड बॉडी रख के उन बच्चों का इंतजार करते रहे। फिर आखिर में हमारा मन ही हमको दुक्कारने लगा कि क्यों एक मरे हुए व्यक्ति को तकलीफ में रखा जाए। तीसरे दिन हमने उनका अंतिम संस्कार किया, और सहज ही मैं चाहूंगा माधुरी जी, ऐसे कपूत को आप बेपर्दा करिए, आप उनका नाम बताइए कौन है, लोग जाने। कम से कम अगर सागर में रह रहे हैं तो उनके समाज में, उनके आसपास रहने वाले, जहां वो प्रतिष्ठित समाज में रह रहे हैं, जहां अपने आप को प्रतिष्ठित या जो कहें कि प्रगतिशील बताते हैं, कम से कम जाने कि वो अपनी माँ के दाह संस्कार के लिए भी समय नहीं निकाल पाए। 3 दिन तक आप माता जी को उनका नाम हमने बताइए। कचरे की डस्टबिन से निकाला था, जो बड़ी-बड़ी नगर निगम की कचरे की बड़ी-बड़ी डस्टबिन। उनका नाम भी बताइए सागर। उन माता जी का नाम सुषमा खांडेकर था, सुषमा महाराष्ट्र। और उनके बेटे का नाम? उनके बेटे का नाम था प्रदीप, और एक बेटा था उनका, वो हम्बाली बम्बाली कुछ करता था। उसके बाद कहीं उसकी कोई प्राइवेट नौकरी भी लगी, और 1-2 बार जब हमने आप लोग के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करी तो थोड़ा सा आया भी। पर कई बार क्या होता है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि सरकार कुछ कानून बनाए, बिल्कुल कानून बने, सब कुछ है, पर लास्ट मोमेंट में माता पिता खुद ही बदल जाते हैं। नहीं, हमें बच्चों को सजा नहीं दिलवाना। सारी तैयारी उन प्रदीप जी के लिए हमने करके रखी थी, उनको सजा की व्यवस्था करी थी, लेकिन जब माता जी के पास उनको बुलाया गया तो बिल्कुल माता जी बदल गई, और उनको हमने कचरे की डस्टबिन में रोटियां ढूंढते हुए उठा के लाए थे, और 3 दिन तक डेड बॉडी रखी। आज भी वो प्रदीप जी जहाँ कहीं भी हो, वो सुन सकते हैं हमारी बात को। वो हमसे मिले भी हैं उनके मरने के बाद, जब उनने पेपर में माता जी की फोटो देखी तब वो हमारे पास आए। हमने उनका अंतिम संस्कार का पेपर में भी निकाला था, तब वो पेपर लेके हमारे पास आए कि अब हम क्या करें। तो हमने कहा आप तो 2-3 घंटे में पहुंच सकते थे, आपने बोले आपने तो कर दिया, कोई बात नहीं, आपने किया या हमने किया। तो संवेदनाएं तो बिल्कुल मर चुकी हैं आजकल के बच्चों की। माधुरी जी, और भी आपसे एक आध ऐसे और जानना चाहेंगे जो अच्छे समाज में रह रहे हैं, जिनके बेटे, जैसे शर्मा जी ने कहा कि मैंने तिरस्कृत कर दिया, मैंने अपने शरीर को भी उनसे अलग कर लिया है, हमारे शरीर को कंधा भी नहीं दे सकते। ऐसे एक आध लोग जो अपने समाज में, अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित समाज में रह रहे हो, उनको आप बेनकाब करिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं ग्वालियर से, ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। हाँ सर जी। हाँ सर जी, मैं ये कह रहा था सर, ये क्या है कि बाप और बेटे की बड़ी समस्या, एक ये मजबूरी वाली समस्या हो जाती है जी,
मेरा मतलब कि साहब देखो, माँ बाप तो माँ बाप ही होती है और बच्चा खुद नाराज माँ बापों से नहीं होना चाहिए जी। और वो माँ बापों में आजकल क्या है कि साहब बुरा मत मानना, इसलिए पढ़ती नहीं है कि बाप परेशान बेटन से। बाप परेशान है बेटन से? बाप परेशान है बेटन से और देश परेशान है नेतन से। क्या दूसरा देश? बाप परेशान बेटन से और देश परेशान नेतन से। चलिए, आप कवि हैं लगता है। धन्यवाद, आपने सवाल किया है। हमारे साथ एक और भोपाल से ही दर्शक हैं, योगेश। योगेश जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें। सर, मेरी तरफ से पहले दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को। जी। मेरा सवाल शुक्ला जी से है सर। जी। सर, ये जो पारिवारिक विघटन हुआ है, क्या समाज में जो पीढ़ियों में अंतर होता है सोच का, क्या वो एक मूल कारण रहा है? जी जी योगेश जी, कौन से शुक्ला जी? हमारे पास शुक्ला द्वय हैं और कोई मेरे सामने आर के शुक्ला जी बैठे हुए हैं श्रीमान। जी जी, संक्षेप में शुक्ला जी। कि जो आपने कहा पारिवारिक विघटन का, उसका आपका क्या सवाल था, जरा फिर से थोड़ा बताएं। उससे सवाल कट गया है। क्या उनका भी इसी से मिलता जुलता सवाल था कि आधुनिकता से जुड़ा हुआ सवाल था, क्योंकि ये तो बात बदलती जा रही है, आधुनिकता भी है जी। कि कई बार क्या होता है कि जो बेटे का और बाप का जो जनरेशन गैप जो शब्द आता था, तो कई बार हमारे विचारों के कारण, जैसे होता नहीं कि रोज के क्लेश, तो कई बार हमने देखा है, पेपरों में भी पढ़ा है, केस स्टडी में रिसर्च की पढ़ा है कि माता पिता ने स्वेच्छा से, पुत्रों ने उन्हें निकाला नहीं है, ऐसे भी उदाहरण है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम रोज रोज की क्लेश में नहीं रह सकते, हम तो जा रहे हैं जी। तो ऐसे भी केस हैं। स्वाभिमान भी तो होता है ना, तो कुछ नहीं, तो कहीं कहीं पर ये भी देखने की जरूरत है कि असल में हमको हमेशा ये देख करके कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, कहीं न कहीं एक दोनों में तालमेल की भी जरूरत है। क्या ऐसा तो नहीं वक्त के साथ शुक्ला जी, कैसे तालमेल? अगर बेटा बहू मार रही है, पीट रही है, मैंने कुछ दिन मेरा आशय ये नहीं था, तालमेल का आशय ये था, उसके बाद क्या करें? तालमेल का आशय ये था कि अगर कोई बेटा, मान लीजिए जैसे अभी बात आई थी कि बेटा नहीं चाहता है कि हमारे कई मामलों में आप हस्तक्षेप करें, तो पिता पुत्र अच्छे से रहें, उनको अच्छे से रखा जाए, ये कुछ परसेंटेज है शुक्ला जी। अभी शर्मा जी ने, आपके साथ बैठे शर्मा जी ने कहा कि 5, उन्होंने कितनी बार कहा कि आपकी माँ अंतिम स्थिति में है, उसके बाद आने का उन्होंने समय नहीं निकाल पाया। ये तो देखिए अपवाद स्वरूप ऐसी अपवाद नहीं, ऐसे वृद्धाश्रम में अगर आप जाएंगे तो स्पष्ट उनकी संवेदनहीनता और कहना चाहिए ये तो उनका दुर्भाग्य है, ये तो उनका अपवाद बढ़ते जा रहे हैं शुक्ला जी की वो सेवा नहीं। शुक्ला जी, भोपाल में ही 4 वृद्धाश्रम खुल गए, अपवाद बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे माधुरी जी से एक आध और अपवाद के बारे में हम किस्सा सुनवाते हैं। माधुरी जी, थोड़ा सा और भी ऐसी कुछ दास्तां शुक्ला जी को बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं, जैसा कि आपने बताया। और बेटा माँ को देखना तो छोड़, दाह संस्कार करने भी नहीं आया। आपके यहाँ मैंने खुद देखा, कई ऐसे भी परिवार है जिनके बेटे बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं, आलीशान कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन उनके माँ बाप वहाँ पड़े हैं। जो अभी ये चौहान दादाजी हमारे बीच में रहते हैं, बड़े अच्छे ओहदे से, वो स्वयं भी रिटायर हुए, बहुत सारा पैसा भी देना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे बिल्कुल पैसा, मैंने उनको स्वयं हंटरों से मारते देखा और इतना बुरी, वो चौहान जो बाबूजी हैं उनको मारते देखा। कोलार की बात बता रही हूँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं उनके बच्चों के पास, और बच्चे और बहुएं, यहाँ तक कि नाती पोता भी, अगर पिताजी पिटाई लगा रहा है तो नाती पोता भी उसमें शामिल है। पर ये कैसा संस्कार, कैसी संवेदनहीनता, इसको मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। मैं माफी चाहती हूँ अगर आप लोग को मेरी बात बुरी है, क्योंकि मैंने जो देखा है उनको भी ओपन करिए। बिल्कुल, चौहान जी के 4 बेटे हैं, एक माता मंदिर में रहते हैं, 2 ग्वालियर में रहते हैं और एक स्वयं कोलार में रहता है। हमारे घर से मुश्किल से 100 फीट की दूरी में है। खुद भी मार रहे हैं, वो रिटायर्ड पर्सन है, वो खुद 50-55 साल के करते क्या अच्छी, वो रिटायरमेंट है, किसी सरकारी जॉब में थे। और वो चौहान दादा, बाकी जो 2 ग्वालियर में रहते हैं वो भी अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और उसके बाद चौहान दादाजी के पास कुछ 8-60 लाख रुपए भी है, वो देना चाहते हैं। वो बिल्कुल पैसा जो उन्हें था तो वो ले लिया, उनकी जो पेंशन है वो बिल्कुल लेना नहीं चाहते, और उनको सुबह शाम पीटते थे। पूरे कोलार के थानों में उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने जाके समझौता भी किया, थोड़ी देर बच्चे रख लेते हैं, जैसे ही पुलिस या हमारे जैसे आप जैसे लोग जाते हैं उसके बाद वो फिर वही स्थिति शुरू कर देते हैं। ये तो एक छोटी सी बात है। अभी 3-4 महीने पहले एक इंडस गार्डन में एक कमलावती माता जी हैं, उनको 2 महीने तक बंधक बना के उनकी स्वयं बहू ने और बेटे ने पीटा है। जब हमको वहाँ कोलार थाने से पता चला, ये सामाजिक न्याय विभाग के बाथम जी थे,
उन्होंने हमें बताया कि दीदी एक ऐसी ऐसी माता जी आप हमारे साथ चलिए। जब हमने देखा तो उनकी एक एक हड्डियां टूटी हुई। आज भी आपके चैनल के लोग गए, उनसे बात करके आए, देखा वो आज भी दहशत की स्थिति में है। तो ऐसे कैसे संस्कार, क्या जो बच्चे माता पिता को मार रहे हैं में रहते हैं तो अच्छे खासे होंगे, अच्छे खासे हैं, और उनको 2 महीने तक बंधक बना के मारा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात, हम आपको वीडियो भी उसका दिखा सकते थे अगर आप अगले बार। नहीं तो मारते क्यों थे? खाना नहीं बस दे तो पैसा नहीं चाहिए। इंदौर में वो लोहे के व्यापारी थी, उनके पिताजी, उनके देहांत के बाद उनने सारा पैसा ले लिया। एक बेटी दुबई में है, एक दुर्ग में रहती है, पर बेटे दोनों नदारत हैं, बहुएं नदारत हैं। एक 13 साल के बच्चे की संवेदना कैसे जागी? उसने जाके थाने में रिपोर्ट करी कि एक दादी को 24 घंटे मारा जाता है। हम खेलते हैं, सामने पार्क में खेलते हैं, हमें आवाज रोने की सुनाई देती है। उस बच्चे के माध्यम से संस्कार तो हैं, ऐसी बात हम नहीं कह सकते कि संस्कार कम हुए हैं। अगर जो कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाया नहीं, कल उनके भी तो अपने बच्चे, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम माता पिता को रोटी नहीं खिला सकते? सरकार की जिम्मेदारी, अरे हमारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ऐसे भी माता पिता हुए हैं, हम स्वयं माता पिता हैं। अगर एक रोटी है तो हम शाम को रख देते हैं कि मेरे बच्चे को पराठा पसंद है, ये पराठा मैं उसके लिए रखती हूँ, मैं बाद में खाना खा लूंगी। तो ये बातें तो मुझे बेमानी लगती है। माँ बाप तो कर सकते हैं, लेकिन औलाद कम करती है। औलादों को अगर हम अपेक्षा करेंगे तो वो बिल्कुल करेगी औलाद। और औलाद अगर मारने पीटने पे उतारू हो जाए, आजकल माँ बाप को पीटा जाता है, पड़ोसी दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे वो बुड्ढे की आदत है। जब जरूरी है, ये भैया ने जैसे अभी कहा कि दोनों माता पिता की बेटों से बहुओं से व्यवहार नहीं मिलते, क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बहू खाना परोसे, बहू को 10 जगह काम करने जाना होता है। तो बहुत सारी बहुओं की समस्या, अगर उसी समय वो बहू थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन लाए, समाज में अपना एक व्यवस्था रखे, तो उसकी बेइज्जती, आज किसी महिला की बुराई होती तो महिला होने के नाते हमें भी तकलीफ एक ऐसी भी बुजुर्ग महिला है जो अपने पोतों की याद में, अपने बच्चों की याद में गुड्डा गुड़िया जो पुतले हैं उनको सीने से लगा के सोती हैं। उनको अगर कोई टच करे तो वो लड़ने लगती हैं। क्या है उनको बच्चों से बहुत प्रेम है, लेकिन जो आज की बहुएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो उनके बच्चे कहाँ हैं? वो खांसी आ गई, उनको बुखार आ गया, वो उनके बच्चे भोपाल में नहीं है, भोपाल से बाहर हैं। उनके बच्चों का हमें कोई पता भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको बड़ी विचित्र स्थिति में अपने घर लाया। तो जब वो बताती थी, अब तो बहुत ज्यादा मानसिक उनकी दशा खराब हो गई है। वो बच्चों को पकड़ती थी, जो बच्चे खेलने आते थे, तो हमें लगा इनको बच्चों से प्यार है, तो 2 गुड्डा गुड्डी लाके रखा, वो उनको नहलाती हैं, धुलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं। तो माता पिता, दादा दादी तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुएं इसलिए बच्चों के पास नहीं आने देती कि दादी को खांसी है, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, दादी को मलेरिया हो गया तो हमारे जिस खून से हमारा जन्म हुआ, जिस खून की रगों में हमारी एक एक बूंद दौड़ रही, उसकी कैसी छूत की बीमारी? क्या मेरी खुद की स्वयं की दोनों बेटियां अनेक दादा दादी के साथ पल के बड़ी हुई, उन्हें कभी बुखार भी नहीं आया। ये जरूरी है सुरक्षा करना, लेकिन इतना भी नहीं कि माता पिता को एक कोने में बिठा दिया जाए। और कुत्तों को खुजली हो गई तो उनको अच्छे कंबलों में लपेटा जाता है, उनको बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ ले जाया जाता है। तो क्या हमारे माता पिता अगर थोड़े से बीमार हो गए, तो शुरुआती अगर हम माता पिता के साथ थोड़ा सा व्यवहारिक वातावरण सुधार लें, उनको समझा दें कि बाबूजी हम नहीं कर सकते, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा हमें समझने की कोशिश करें, तो शायद थोड़े बहुत विवाद बच सकते हैं। जी माधवी जी, हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा है, प्रवीण शुक्ला जी, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका इस पूरे जो हमने आज के मुद्दा रखा है, इसमें आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। मेरा कहना यह है, वृद्धावस्था के कारण किन्हीं लोगों को अगर कहीं आश्रय मिल जाता है या आश्रय दिया जाता है, ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, ठीक है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं है ये। हमारी बहस तभी सार्थक होगी जब हम समाज में से ऐसे लोगों का मन परिवर्तित कर पाएं कि जो अपने माँ बाप के प्रति जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वो पुनः वैसा करने लगे जैसे कि हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। हमने प्रयास यही किया है प्रवीण जी, इस चर्चा के माध्यम से शायद कुछ लोग सुधर सके, हमने प्रयास किया है। हम आर.के. शुक्ला जी से भी संक्षेप, शुक्ला जी हमारा समय बहुत समाप्त हो चुका है। लगता है कि जो माता पिता की बात हो रही है, वृद्ध लोगों को भी आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, वित्तीय रूप से, पहले हम रिटायरमेंट होगा हमारा तो मेंटली इसके लिए तैयार होना चाहिए, उसकी एक योजना भी बनाई जानी चाहिए। कई बार होता है कि हम शायद ये समझते ही नहीं कि कल हम एक दिन रिटायर होंगे, तो हमें उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कई बार इनमें आता है कि साहब पैसे के कारण किया, हम अपना इस तरह की सेविंग करें, इस तरह का रखें कि हमें शायद बच्चे
इसके लिए बाध्य हो जाए कि वो तो अपने पेंशन से ही मतलब काम चल रहा है। भावनाओं से नहीं, वित्तीय चीजों से भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। आप देखिए, संक्षेप में शुक्ला जी, वो समय समाप्त हो रहा है। मतलब भावनाओं से नहीं, आर्थिक आधार पे, आर्थिक दबाव के चलते उनको जोड़ना चाहिए। प्लानिंग करने से क्या होगा, उनमें एक बेहतर तालमेल आएगा। तो शायद जो ये एक विचारहीनता, जो उनमें विचार संवादहीनता आ रही है, जो संवेदनशीलता को खत्म कर रही है, तो शायद वो ज्यादा बेहतर तालमेल करके एक साथ रह सकने में सक्षम होंगे। जी शुक्ला जी, शुक्ला जी, शर्मा जी, आप हो सकता है आपके दामाद बेटी सब देख रहे हैं, हो सकता है आपका बेटा भी देख रहा हो, पोता भी देख रहा हो इस कार्यक्रम को। आपका इन अपने दोनों बेटे और पोतों के लिए कोई संदेश? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि वो अपनी प्रगति में तल्लीन रहें जी। और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं जी। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना तो भूल ही चुकी है शर्मा जी। मैं चूंकि 15 साल हो गए, 15 साल से उन्होंने हमको अपना समझा ही नहीं जी। तो फिर मैं तो उनके प्रति कोई अच्छी भावना यही है कि वो राजी खुशी रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन इसका रिएक्शन उन पर होगा जब उनके बच्चे पढ़े लिखे हो करके और जब ये बुढ़ापे में आएंगे तब इनको समझ में आएगा कि हमने अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं किया। जी जी शर्मा जी। माधुरी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप तो इनकी सेवा ही तो यही कहूंगी कि अभी जैसे भैया ने बोला, हमने काफी परिवारों को पुनः काउंसलिंग करके उनको विस्थापित भी किया है। एक रमा कौल है जो बम्बई में अंधेरी में रहती है, उनका बेटा काफी तकलीफ में उनको रखता था, आज की डेट में वो वहाँ बहुत अच्छे से अपने बेटे के साथ सुखी हैं। तो मैं तो यही कहूंगी सभी माता पिता का ध्यान दें, कुछ माता पिता भी अपने को बदले। माधुरी जी, वही जो पति पत्नी दोनों आपके यहाँ रहते थे, बिल्कुल रमा कौल आपको पता है जी, बाद में उनका बेटा ले गया क्या? और बिल्कुल बम्बई ले गया। हमने काउंसलिंग करी, ऐसे 115 बुजुर्गों को मैं स्वयं उनके परिवार में पहुंचा चुकी हूँ। आप चाहें तो मैं उनकी लिस्ट दे सकती हूँ, और हम उनके संपर्क में भी रहते हैं, काफी उनसे बातचीत होती है। और उनको एक ऐसा कि स्थायी कभी मन करता है आपका मिलने आने का तो बिल्कुल आप आइए, और घर से अच्छा कुछ नहीं है। हमारे माता पिता को भी थोड़ा अपने को बदलाव करने की जरूरत है, बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाने। अपना घर अपना परिवार अपना ही होता है, ऐसे बनाए हुए अपने घर थोड़ी सी समय के लिए व्यवस्थाएं दे सकते हैं, पर जीवन में अपना अपना ही होता है। अपनों के पास लौटें और एक अच्छी सार्थक दिवाली बनाएं। यही शुभकामनाओं के साथ सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी माधवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया। शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर के शुक्ला जी, आपने जो अपनी बात रखी, जो आज समाज जिस तरह से बिगड़ रहा, क्यों बिगड़ रहा है, इसके बारे में जो आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बताया कि संस्कारों के चलते ये सब हो रहा। तो सभी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की अपने परिवार की बेरुखी के बाद वृद्धाश्रम में जिंदगी बिताने वाले बूढ़े माता पिता और उनके दर्द की। दोस्तों, हम सभी ने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि कैसे जब एक बच्चा बार बार 25 बार पिता से पूछता है इस पेड़ पर कौन बैठा है, पिता हर बार हंसकर बड़े प्यार से कहता है पेड़ पर काला कौवा बैठा है। लेकिन आज उसी बेटे को पिता से 2 बार कुछ पूछना भी कबूल नहीं है ना बड़ी अजीब बात। बुजुर्ग तो हमारी धरोहर है, अनुभवों का चलता फिरता संग्रहालय है, संसार है। लेकिन वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात का इशारा कर रही है कि हमने उन्हें दिल से तो पहले ही निकाल दिया था, अब घर से भी निकालने लगे हैं। जबकि अपने प्यार से रिश्तों को सींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए, न कि अपमान और तिरस्कार। ऐसे में मिट्टी के दीपक जलाने से ज्यादा जरूरी है इस दिवाली हम एक दिया सोच कर जलाएं, सीख की रोशनी फैलाएं, ताकि वो अपनी बची कुची जिंदगी तो सुकून और सम्मान के साथ बिता सके और उनके जीवन में फैली मीलों लंबी उदासी का अंत हो सके। अंत में ऐसा कपूतों के लिए स्वराज एक्सप्रेस का यह कहना होगा कि तूने भरी एक आह, वो जागते रहे रात भर, वे तड़पे दर्द से और तू आराम से सोता, मुंह से कहे कुछ न पर दिल से तो है रोता। जिसने करी दुआ तू रहे सलामत, उनकी ही मौत की तू राह है जोहता। इतने न कर जुल्म माँ बाप पर बंदे, वो सोचने लगे काश बे औलाद ही होता।
बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को स्वराज एक्सप्रेस की ओर से दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब मुझे एसपी त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जनता मांगे जवाब। स्पॉन्सर्ड बाय सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। एंजल हाइट्स की ओर से सभी